तो लिखें इंक्रीज रिस्क ऑफ पीयूडी, और पीयूडी में आप लोगों ने पता है। फिर आप मुझे ये बताएं ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें कार्टिसोल का लेवल ज्यादा होता है? ओके, तो डिजीज बताएं, डिजीज कुशिंग सिंड्रोम ना, जबरदस्त। तो भाई मुझे ये बताएं पीयूडी हम लिखेंगे ना फिर कुशिंग सिंड्रोम में कि नहीं लिखेंगे? कुशिंग सिंड्रोम में हम क्या लिखेंगे पीयूडी के बारे में? और पीयूडी के अपने साइन एंड सिम्टम्स हैं, पेशेंट अपने हिसाब से आता है, ठीक होगा जी। अब याद रखिएगा हम दो टैबलेट्स हैं जो बड़ी कॉमनली यूज भी करते हैं और बड़ा उनका इफेक्ट भी है। कभी आप लोगों ने एक नोट लिखें, कभी नाम सुने एनसीड्स का? कितने यूज करते हैं ये एनसीड? बहुत यूज करते हैं। आज के बाद अपनी पूरी मेडिसिन के अंदर, पूरी डॉक्टरी के अंदर, जब तक आपकी जिंदगी है ना, अल्लाह आपको जिंदगी दे और तंदुरुस्ती वाली दे, जब तक है ये पॉइंट याद रखना। लिखें कि जनाबे अली एक तो आपके पास है एनसीड्स, ए नॉन स्टीरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एनसीड्स, ठीक होगा। और दूसरी आपके पास है स्टीरॉइड्स। भाई बहुत यूज करते हैं, जहां पे जिसको नहीं समझ आती वो स्टीरॉइड यूज कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब ये जो एनसीड्स है ना, एनसीड्स बेसिकली इनहिबिट टू साइक्लोऑक्सीजिनेस। भाई मेरा आपसे क्वेश्चन है, जब साइक्लोऑक्सीजिनेस को इनहिबिट कर देंगे तो क्या प्रोस्टाग्लैंडिन E1 बनेगा? जब नहीं बनेगा तो ये चीजें आपके पास म्यूकस इंक्रीज होगा, एसिड आपके पास डिक्रीज होगा, नो। तो एसिड इंक्रीज होगा कि डिक्रीज? इंक्रीज। म्यूकस डिक्रीज होगा कि डिक्रीज? तो अल्टरनेटिव होगा, तो फिर ये पेप्टिक अल्सर डिजीज आएंगी ना। तो पता ये चला कि वो लोग जो क्रोनिकली, जो महीनों सालों अपनी किसी पेन के लिए, फॉर एग्जांपल आर्थराइटिस, जोड़ों की बीमारी, क्रोनिक आर्थराइटिस में के अंदर जो आपके पास जोड़ों का दर्द है ना, बाबे आते हैं ना जोड़ों के दर्द के साथ, आप लोग उनको एनसिड देते हैं। दांतों की बीमारी, दांतों की अगर कोई बंदा नहीं अपनी सही करता, अगर दांतों में जनाबेली आपके पास क्या पस वगैरह है, लोग उसकी इंसिजन एंड ड्रेनेज से बचते हैं। तो फिर लोग क्या करते हैं, डॉक्टर साहब यार कोई मेडिसिन ही दस दो यार, कोई तुसी डॉक्टर बनते पे हो तो कोई दर्द वास्ते गोली दस दो सानू। अगर आप वहां पे एनसिड दे देते हैं क्रोनिकली यूज करने के लिए, तो क्या वो फिर आपके पास पीयूडी करवाएगा ना। एक बात नेक्स्ट, ये जो स्टीरॉइड, इसके बारे में याद रखें, स्टीरॉइड्स इनहिबिट टू फॉस्फोलाइपेज A2, ये फॉस्फोलाइपेज A2 को क्या करता है, इनहिबिट करता है। सो जनाबे अली मुझे ये बताएं, जब फॉस्फोलाइपेज A2 इनहिबिट होगा तो मुझे ये बताएं PDE1 बनेगा? नहीं बनेगा। तो फिर आपके पास पीयूडी के होंगे चांसेस कि नहीं होंगे ना। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को यहां से पता होना चाहिए। अब बीइंग अ गुड डॉक्टर, ये पॉइंट भी याद रखें। अब आपने क्या करना आज के बाद, जब ना आप किसी बंदे को एनसिड दें ना, किसी भी बंदे को एनसिड दें, तो आपको पता है दिस इज अ 25 सेंटीमीटर इन लेंथ फूड पाइप known as below connected with LES, lower esophageal sphincter, with J-shaped structure known as stomach, and stomach below connected with the small intestine first part known as duodenum। तो भाई यहाँ पे आपके पास कुछ सेल्स हैं और उन सेल्स का काम, इनका सेल का नाम है पाराइटल सेल। क्या नाम है? पाराइटल सेल। तो पाराइटल सेल आपके पास किस हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करते हैं? हाँ, H पॉजिटिव। बाहर से फॉर एग्जांपल जब आप लोग लेते हैं ना सोडियम क्लोराइड, क्या सोडियम क्लोराइड यहाँ पे आके क्या हो जाता है, डिसोसिएट। मतलब सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करेंगे और ये बनेगा HCl। ऐसे ही है। अब हमें क्या करना है, हमें इन सेल्स को ब्लॉक करना है, और इनको ब्लॉक करने के लिए आपके पास क्या है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, PPI।
अब जब आप पीपीआई देंगे तो मुझे आप लोग ये बताएं पीपीआई के अंदर आपके पास क्या है? ओमेप्राजोल, पेंटाजोल, आइसोमेप्राजोल, ओमेगा के कैप्सूल्स वगैरह, ठीक है। तो वो आप लोग जब देते हैं ना राइजिक वगैरह, ओमेगा के कैप्सूल, तो भाई वो इसको क्या कर देते हैं? इनहिबिट कर देते हैं। जब इसको इनहिबिट करेंगे तो फिर आप ये दे भी देंगे ना, फिर मसला नहीं होगा। हाँ, अल्टरनेट एनसीड ऑलवेज प्रिस्क्राइब अलोंग पीपीआई लिख लें। एनसीड्स नोट लिखें, एनसीड्स ऑलवेज प्रिस्क्राइब फॉर, एनसीड्स ऑलवेज प्रिस्क्राइब विद पीपीआई। पीपीआई इंशाल्लाह आप लोग ये सारी बातें करेंगे, ठीक होगा जी। तो जब भी और आप लोगों ने जब भी स्टीरॉइड्स दें तो भाई उसके साथ भी पीपीआई देंगे कि नहीं? फिर देंगे एक तरह से उसके साथ भी तो देंगे, ताकि आपके पास जो है ना ये HCl की प्रोडक्शन का ये देंगे कब? ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। HCl की प्रोडक्शन कब होती है? खाने के बाद ना, जब आप खाना खाते हैं ना तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाता है? हाँ जी, खाने के फौरी बाद देना है। खाने से पहले देंगे तो मे भी वो बंदा कहेगा मेरा तो खाना ही नहीं हजम हो रहा। नहीं बात समझे? खाने से पहले कुछ लोग पता क्या कहते हैं, या खाने से पहले दे दो HCl। भाई जब खाने से पहले दे दोगे हाइड्रोजन आयन नहीं होगा, सोडियम बाइट से आएगा, क्लोरीन तो होगा, हाइड्रोजन आयन नहीं होगा तो फिर HCl बनेगा। HCl नहीं बनेगा तो डाइजेशन होगी प्रॉपर? नहीं ना होगी। तो मुझे ये बताएं फिर खाने के बाद दे दें फौरी, उसको कहें भाई खाना खा लिया उसके फौरी बाद HCl, क्योंकि HCl का मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलस इज अ फूड। फूड आया HCl बन गया, उसी टाइम आपको उसके बाद फिर उसको कहें यार कुछ टाइम के बाद ना आपने पीपीआई भी लेना, साथ में एनसीड ले लेना, ठीक। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, क्योंकि ये प्रोटॉन है ना एक हाइड्रोजन, हाँ जी इसकी, हाँ जी यार ये डिपेंड करता है, आप 5 मिनट बाद भी दे सकते हैं, 10 मिनट बाद भी दे सकते हैं, 15 मिनट बाद भी दे सकते हैं, डिपेंड करता है आप जो एनसीड है ना वो उसकी किस कैटेगरी में। अब कुछ एनसीड आपके पास है, फॉर एग्जांपल वोरीन है, मॉर्फिन है, उसके बाद टोनोफ्लक्स पी, ये बड़े हाई यील्ड टोनोफ्लक्स पी आप दें उसी टाइम बंदे को आराम आ जाएगा। पता है आपको अक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस के अंदर जब देते हैं ना इसको टोनोफ्लक्स पी को, अक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस की बड़ी सीवियर पेन होती है, फ्लैंक पेन, तो उसमें फौरी उस टाइम बंदे को आराम आता है, ठीक है। जो खाने के बाद किसी केस में देना चाहिए, जब एसिड्स के साथ दे रहे हो या फिर जब स्टेरॉइड्स के साथ, मतलब जब अकेले दे रहे, जब मतलब जब प्रैक्टिकल वगैरह हो गया तब दे रहे हैं, तो तब कब देना चाहिए? गुड क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन है कि जब पेप्टिक अल्सर ऑलरेडी है और आप दर्द की गोली भी लेना चाहते हैं और साथ में आपने पीपीआई भी लेना चाहते हैं, ये बात कर रहे हैं। अब क्वेश्चन बड़ा कॉमन सा आपका, बड़ी अंडरस्टैंड वाला क्वेश्चन है कि भाई आप तो ये चाहते हैं कि जो आपके पास अल्सर, अल्सर बेसिकली क्या चीज है पता है आपको? अल्सर की डेफिनेशन कभी सोचा आपने? अब मैं आउट ऑफ किसकी एनी स्मूथ मेम्ब्रेन, नो 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 नो, वो तो दूसरे अल्सर की बात करें, जो इसके एग्जैक्ट आप लोगों ने आउट ऑफ डोमेन में बात करने लगो, ठीक है। अल्सर यार आप लोगों ने कभी सोचा ही नहीं है, अल्सर जीआईटी की 4 लेयर्स हैं, कितनी? 4 लेयर्स हैं, मिकोजा, सबमिकोजा, उसके बाद क्या मस्कुलरिस एंड सिरोजा और एडवेंटिशिया, ऐसे ही है सिरोजा एंड एडवेंटिशिया। अब ये जो मस्कुलरिस है ना इसकी आगे फर्दर 2 लेयर्स हैं, जब मिक्योजा, सब मिक्योजा और एक लेयर आपकी मस्कुलरिस की अटैच हो जाए ना देन उसको कहते हैं अल्सर। मतलब इस तरह की उसकी भी परफोरेशन हो जाए, उसकी भी टेयरिंग हो जाए, ठीक है, उसकी भी टेयरिंग, उसको फिर अल्सर कहा जाए। इंशाल्लाह जीआईटी के अंदर बड़ी डिटेल में बात करेंगे, ठीक हो गया। तो अच्छा आपका क्वेश्चन की मैं बात करने, अब क्या आप ये चाहते हैं कि आपको गैस्ट्रिक अल्सर है, आपको पेन हो रही है और आप पेन के लिए तो आप ले लें एनसीड, क्या आप ये चाहते हैं कि आपकी जनाबेली वो गैस्ट्रिक अल्सर जो है या स्टोमिक अल्सर वो वर्सन करे? नहीं ना, उस वर्सनिंग को कम के लिए जितनी होगी वो तो हो गई, उस वर्सनिंग को कम करने के लिए आप क्या करते हैं साथ में पीपीई, ताकि HCl का लेवल कम से कम रहे और वो ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्ट रहे एरिया,
नहीं बात समझे। सर इसका सवाल ये था कि अगर अल्सर है तो अल्सर में हमने जो पीपीआई है वो खाने के बाद देना ही पहले है? अल्सर में हाँ जी। खाने से पहले, खाने से पहले पीपीआई देते हैं। अल्सर में तो खाने से पहले देते हैं, ये तो डॉक्टर सीधी सी बात करते हैं। वही तो उसमें पहले क्यों देते हैं? किसमें? अल्सर ऑलरेडी बन चुका है, क्योंकि हम एसीएल हम चाहते नहीं है कि एलसीएल हो, और इसलिए तो हम उनकी डाइट प्लान बड़ी मेंटेन करते हैं। एक अल्सर ऐसा है जिसकी पेन खाने से, खाना होने से, देखें मैं एक बात, चलो यार ये बता देता हूँ, आपने क्वेश्चन किया है ना। अब यहाँ पे टेरिंग है, डॉक्टर साहब बात सुन लीजिएगा, यहाँ पे क्या है? टेरिंग है। जब, बात सुन लें यार प्लीज, जब आप फूड खाएंगे तो उस फूड का प्रेशर पड़ेगा, इस जब अल्सर पे प्रेशर पड़ेगा तो पेन होगी ना। तो पता चला जब पेशेंट कहे ना कि डॉक्टर साहब खाना खाने के फौरी बाद इतनी शदीद पेन है, तो आपके पास कौन सा अल्सर है? गैस्ट्रिक अल्सर। बात समझ? जब खाना खाने के बाद, और जब कहे ना वो खाना खाने से पहले, वो ड्यूडिनल अल्सर, ठीक है? कौन से? ड्यूडिनम, इंशाल्लाह ड्यूडिनम नहीं, ड्यूडिनम, तो वो इंशाल्लाह बात करें। तो पता चला जब किसी को ऑलरेडी पहले गैस्ट्रिक अल्सर है तो फिर हम क्या करेंगे? पहले उसको पीपीआई देंगे, ठीक है? ओके, हाँ जी। अच्छा जी, अब एक लिखें इन स्ट्रेस। अब आपके लिए क्या नाम है, मैंने आपको कहा था ना आपके लिए एक पॉइंट मैंने बताना है, लिखें प्लीज। एक तो ये आपने फॉलो अप करना है। डाइट आपने पूछी नहीं है, डाइट प्लान मैंने आपके लिए एक बनाया था कि जो आपने डाइट जिस तरह प्रॉपर वे में लेनी है, तो वो भी डाइट प्लान भी थोड़ा सा फॉलो अप करें। और एक टेस्ट है, जिस तरह उसने हम टेस्ट की बात कर रहे थे, वो टेस्ट भी हमने करवाना, ठीक है? तो इंशाल्लाह आपको आराम आएगा, ठीक है? देखें इन स्ट्रेस, लिखें इन स्ट्रेस, इन स्ट्रेस डॉक्टर, भाई क्या डॉक्टर समन आपको स्ट्रेस लेनी चाहिए? सिर्फ डॉक्टर समन ही क्यों, क्या सबको स्ट्रेस लेनी चाहिए? पता है आपको स्ट्रेस की वजह से क्या होगा? कार्टिसोल का लेवल ज्यादा होगा ना, पीजीई1 का लेवल कम होगा, ये तो नहीं बनेंगे, तो फिर हमारा स्टोमिक गया ना। तो भाई परेशानियां हम अपने आप को, दरअसल हकीकत में हम अपने आप को कर रहे होते हैं, सफर हम खुद हो रहे होते हैं। परेशानी से परेशानी खत्म नहीं हो जानी। हाँ, मसाइल का हल निकालना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए परेशानी लेना वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है? इसलिए स्ट्रेस कैन लीड टू पीयूडी, ऐसे है ना? तो लिखें इन स्ट्रेस, इन स्ट्रेस, या फिर लिखें एक्सेस, एक्सेस जनाबे अली कार्टिसोल, कार्टिसोल, कार्टिसोल लीड टू जीआईटी, लीड टू पेप्टिक अल्सर, लीड टू पेप्टिक अल्सर डिजीज सिम्टम्स। क्या ख्याल है? साइन एंड सिम्टम्स, नहीं बात समझे? इन स्ट्रेस, स्ट्रेस या फिर स्ट्रेस या एक्सेस कार्टिसोल लीड टू पेप्टिक अल्सर डिजीज साइन एंड सिम्टम। कैसे? मेरे ख्याल में सारी चीजें आपके साथ हैं, ठीक है? साइन एंड सिम्टम्स मतलब साइन वो है ना जो डॉक्टर देखते हैं, ठीक है? इसमें तो बहुत सी वैसे सिम्टम ही होते हैं, पेशेंट सी आके बताते हैं, ठीक है? तो आप सिम्टम ही लिखें, बाकी सॉरी साइन ना ही लिखें, आप लोग सिम्टम ही लिखें, ठीक है? तो इसमें क्या होगा जी? सिम्टम्स, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट नंबर 8, कार्टिसोल हैज इफेक्ट। ये छोड़ आगे भाई, बस 10 मिनट, ठीक है? आगे बस खत्म हो गया, ये मेन स्टोरियां आपको मैंने बता दी हैं, अभी इसको वाइंड अप करते हैं। फिर ये चीजें आपके लिए हेल्पफुल हैं कि नहीं है? ये अब आप लोग अप्लाई भी करेंगे कि नहीं? अप्लाई करना है आप लोगों ने। ओके, नंबर 8 पे लिखें कार्टिसोल हैज मिनरोकॉर्टिकॉइड इफेक्ट। कार्टिसोल, ये मैंने लिखवाया भी था, कार्टिसोल हैज मिनरोकॉर्टिकॉइड जनाबेली इफेक्ट। ठीक हो गया जी, इसका मिनरोकॉर्टिकॉइड इफेक्ट। अब इसमें हमारे पास क्या है भाई? मिनरोकॉर्टिकॉइड क्या था डॉक्टर साहब? डॉक्टर जैन मिनरोकॉर्टिकॉइड क्या था बोला? हमने परसों पढ़ा था ना। हाँ जी, एड्रीनल ग्लैंड में आपके पास रिलीज होता था, किस लेयर से? हाँ जी, कॉर्टेक्स की कौन सी लेयर से? हाँ, पीछे बस
खोलो खोलो। ग्लोमेरुला, हाँ जी, जोना ग्लोमेरुलोसा से ना भाई। इसका जो सोर्स था वो पाई है किथों, जोना ग्लोमेरुलोसा। अच्छा, और इसका हार्मोन कौन सा था फिर? एल्डो एल्डोस्टेरोन। और ये बात मैंने लिखवाई थी, जाकर देख लें डॉक्टर ज़ारा, फिर पीछे से देखें। मैंने ये लिखवाया था कि हाई लेवल ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड डील विद हाइड्रोजन, डील विद मिनरल्स। मैंने ये बात की थी, अगर आप लोगों को याद हो तो। आज अभी यहाँ पे हाँ, जी, हाई लेवल ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मैंने ये बात की थी, लिखी हुई है आप लोगों ने। हाई लेवल ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड डील विद मिनरल्स, मतलब सोडियम पोटाशियम, ये मैंने बात की थी। नहीं लिखा हुआ आप लोगों ने क्या? तो आप लोग लिखें एक्सेस ऑफ कॉर्टिसोल, एक्सेस ऑफ कॉर्टिसोल, एक्सेस ऑफ कॉर्टिसोल एज इन कुशिंग, हाँ जी, कुशिंग सिंड्रोम, एज इन कुशिंग सिंड्रोम जनाबेली, या फिर पेशेंट टेक फ्रॉम, अच्छा जी, एक्सेस ऑफ कॉर्टिसोल एज इन कुशिंग सिंड्रोम, या फिर पेशेंट लिखें, पेशेंट टेक फ्रॉम, हाँ जी, पेशेंट टेक फ्रॉम आउटसाइड, या फिर वो क्या कह रहा है जी, आउटसाइड। भाई आउटसाइड से भी तो ले सकता ना बंदा, इन दी फॉर्म ऑफ स्टीरॉइड्स, ठीक है। तो फ्रॉम आउटसाइड इन फॉर्म ऑफ जनाबे अली मेडिसन, फॉर्म ऑफ मेडिसन, वो आपके पास क्या स्टीरॉइड्स वगैरह ना, इन फॉर्म ऑफ मेडिसन। तो मेडिसन के स्पेलिंग क्या है भला? नहीं नहीं नहीं, सबसे तो मैंने पूछना ही नहीं था ना। सम क्या स्पेलिंग है मेडिसन के? दोबारा नहीं नहीं, चुप चुप। MEDICI, ओके। अच्छा, एक बच्चा था, मैंने क्यों पूछा, मैंने लिख के याद किया। एक बच्चा था, मेडिसन की स्पेलिंग मतलब बड़े इस तरह के हैं, उसका कसूर नहीं है, ये बड़े उस तरह के हैं, इंसान को ना ये भूल जाते हैं, ठीक है। तो मेडिसन, ठीक है जी, ये आपने पॉइंट। मेडिसन क्या जी? स्टीरॉइड्स ना, स्टीरॉइड्स, ये लिखने सामने। अच्छा लिखें, अब इसका क्या होगा मुझे आपने बताना है। एक्सेस ऑफ कॉर्टिसोल एज इन कुशिंग सिंड्रोम या पेशेंट टेक फ्रॉम द आउटसाइड इन फॉर्म ऑफ मेडिसिन लीड टू आपके पास ये क्या करवाएगा भाई, डील करता ना एल्डोस्टेरोन, तो एल्डोस्टेरोन के फंक्शंस को याद करें बस। लीड टू इंक्रीज सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। फिर उसके बाद डिक्रीज पोटाशियम, उसके बाद इंक्रीज हाइड्रोजन एक्सक्रीशन ना, ऐसे की थी मैं बात, एक्सक्रीशन। देखें, अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह मेरे पास फर्स्ट एड है ना, मुझे फर्स्ट एड में आप कहेंगे ना सर हमारा ये टॉपिक है, ये टॉपिक कहाँ पे है, मैं विद इन सेकेंड्स मैं उस पेज पे जाऊंगा। क्यों? मेरी रिवीजन उस पर। जिस तरह डॉक्टर्स आ रहे हैं, बड़ी अच्छी हैबिट है ये, आपको पता है। जब मैंने क्वेश्चन किया कि यह हमने पढ़ा था, वो अभी पीछे जा रही है, जबरदस्त। क्यों? माइंड को वर्क करवा रही है, माइंड को रिपीटिशन में लेके आ रही है। जब इन्होंने एक दफा देख लिया ना कि ये इधर लिखा हुआ है, दूसरी तीसरी दफा आसान होगा कि नहीं होगा? आसान होगा इनके लिए उस पेज पे जाना। इसलिए रिपीटिशन इज वन ऑफ द की फॉर बेस्ट मेमोरी। रिपीटिशन बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट। अच्छा, जब ये चीज होगी तो इसका लिखें आउटकम में क्या होगा बताएं ना जी। जब सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी, एक बच्चा मुझे बताए बस, जुबैर, इन सब की ना आउटकम बताओ यार, खड़े हो जल्दी जी बताते जाओ। नंबर 1, हाँ जब एक बस आगे, फिर मैं पूछता हूँ हाइपरटेंशन ना,
हाइपरटेंशन। उसके बाद पोटाशियम के साथ से हाइपोक्लीमिया, जबरदस्त, हाइपोक्लीमिया। फिर थर्ड का लेवल कम, बाइकार्बोनेट का लेवल ज्यादा, सोडियम का कम। तो ये किस में होता है? एसिड बेस बैलेंस में हम ये बात करते हैं। ये डील कौन कर रहा है? देखें, हम एसिड बेस बैलेंस पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक वर्ड यूज फॉर द किडनी, रेस्पिरेटरी वर्ड यूज फॉर द लंग्स। एसिड बेस बैलेंस में दो ही काम लोग करते हैं, एक लंग्स काम करता है, एक किडनी काम करती है। तो यहां पे कौन काम कर रहा है? किडनी। तो क्या होगा? मेटाबॉलिक क्या? मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। नहीं बात समझे? मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। भाई ऑनलाइन वालों के लिए ये बात है कि जब मैं कहता हूं कि नई बात समझे, इसमें कि ये बच्चे बात को समझ जाते हैं, ये ना करिएगा कि नहीं समझ आई, ठीक है? ये सिर्फ ऑनलाइन वालों के लिए। अच्छा, नेक्स्ट आगे लिखें जी, मेटाबॉलिक का मतलब डील विद किडनी। नंबर 9, ये समझ आ गया फंक्शन कि नहीं आया समझ? हाँ जी। नंबर 9 एंड लिखें, नंबर 9 एंड 10 इकट्ठी। लिखें मेटाबॉलिक इफेक्ट ऑफ cortisol effect has metabolic effect. Cortisol has, ये cortisol कितना इंपॉर्टेंट है यार, कब से लगे हुए मैं इसके ऊपर। हाँ, cortisol has, पूरी बॉडी के साथ डील नहीं कर रही है, पूरी बॉडी के साथ ही है। cortisol has metabolic effect। तो ये मेटाबॉलिक इसका क्या जी? इफेक्ट। अब मेटाबॉलिक रिकॉल कर लें एंडोक्राइन के फर्स्ट लेक्चर को, रिकॉल। उसमें मैंने बताया था कि सॉरी, बल्कि हमने पढ़ा था ग्रोथ हार्मोन को, उसके बाद हमने पढ़ा था थायराइड हार्मोन को। थायराइड हार्मोन का जो लेक्चर उसको रिकॉल कर लें। इसमें हमने पढ़ी थी मेटाबॉलिज्म, बायोकेमिस्ट्री के हिसाब से बड़ी डिटेल में इसकी बात की थी वहां पे कि भाई मेटाबॉलिज्म कैन बी 2 टाइप्स, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। ऐसे ही है ना? एनाबॉलिज्म होती है छोटी छोटी चीजों को जोड़ के बड़ी चीजें बनाना, या फिर बड़ी चीजों को तोड़ के छोटी बनाना, कैटाबॉलिज्म। ठीक हो गया? तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब यहां पे कार्टिसोल हैज कैटाबोलिक इफेक्ट। ये कैटाबोलिक इफेक्ट इसके पास एनाबोलिक इफेक्ट नहीं है। कार्टिसोल हैज, इसके साथ ही लिख लें कैटाबोलिक। कैटाबोलिक मतलब मेटाबोलिक में से क्या है? मेटाबोलिक में से क्या है? कैटाबोलिक। अब बात समझ आई ना? नेक्स्ट लिखें जी आप लोग, हमने कैटाबोलिक पढ़नी है किसकी? कैटाबोलिक ऑफ लिखें प्रोटीन की पढ़नी है, लिपिड्स की पढ़नी है और कार्ब्स की पढ़नी है। यही 3 पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में भी। मेटाबॉलिज्म वाला जो चैप्टर है बायोकेमिस्ट्री का, यही पढ़ते हैं ना? तो हाँ जी, सबसे पहले लिखें कार्टिसोल हैज इफेक्ट ऑन कार्ब्स। नंबर 1 एक एक करके डिस्कस करते हैं। कार्टिसोल हैज इफेक्ट, हाँ जी, इफेक्ट ऑन किस पे? कार्ब्स पे। कार्ब्स के ऊपर इसका क्या होता है जी? इफेक्ट होता है। अब इफेक्ट क्या होता है ये देख लेते हैं। नंबर 1 लिखें कार्टिसोल विल इनहिबिट ये इनहिबिट करता है द इंसुलिन at its receptor level. Cortisol will inhibit the function of insulin at its
रिसेप्टर लेवल। भाई हाँ ठीक है कि इंसुलिन तो है बॉडी में, बीटा सेल रिलीज कर रहे हैं, लेकिन वो इसके रिसेप्टर को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। कौन? कॉर्टिसोल। तो मुझे ये बताएं, जब इसके, या पहले ना इस तरह करें, चलें क्वेश्चन है, जब इंसुलिन फिर जितनी मर्जी हो, इंसुलिन जितनी मर्जी हो, तो क्या सेल के अंदर ग्लूकोज की अपटेक होगी? भाई रिसेप्टर ही नहीं है, रिसेप्टर काम नहीं कर रहे, रेजिस्टेंट होगी ना फिर। तो डायबिटीज मेलाइटस कौन सी होगी? टाइप 2। जबरदस्त। जब रिसेप्टर का मसला भी टाइप 2, जब इंसुलिन का मसला टाइप 1। ये बात आपको पता है। फिर इसके लिखे भाई, किसी बुक में ये लिखा हुआ है 4 सेंटेंस लिखने हैं, चारों सेंटेंस जो फर्स्ट ईयर ने लिखा है वो कोई और है। काम मतलब सबका एक ही है। कॉर्टिसोल विल डिक्रीज, लिखें नंबर 2 पॉइंट इसी का ही सेम, मतलब सबका सेम है। कॉर्टिसोल विल डिक्रीज कॉर्टिसोल विल डिक्रीज पेरिफेरल, हाँ जी, विल डिक्रीज पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। क्या कोई बंदा इसको गलत कह सकता है? बताएं ना भाई, पेरिफेरली में वो रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे या यूटिलाइज ही ना होने दे, बात तो मतलब तो सेम है। तो इसलिए आगे जो लिखा है ना इन्होंने, फर्स्ट एड ने ये सेंटेंस लिखा है, इन्होंने लिखा है कॉर्टिसोल विल इंक्रीज, ये इंक्रीज करता है जनाब अली इंसुलिन रेजिस्टेंट। क्या ख्याल है? इंक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंट, तो इसमें कोई गलत बात है? तो भाई इंसुलिन के ऊपर रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर रहा है बाय इनहिबिटिंग रिसेप्टर, बाय डिक्रीज यूटिलाइजेशन इन पेरिफेरल। ठीक है, तो फिर लिखें, यह किसी बुक में ये मिलेगा, किसी में ये मिलेगा, किसी में ये मिलेगा, मतलब सबका सेम है। ठीक हो गया। तो लिखें जनाब अली कॉर्टिसोल विल डिक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी। क्या ख्याल है? तो लिख लें कॉर्टिसोल विल जनाब अली डिक्रीज, हाँ जी, विल डिक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी। तो किसी को किसी फिक्रे में एतराज हो? ओके, तो ये भी आप लोगों ने पॉइंट इसका याद रखना है और इम्पोर्टेंट है। क्या फिर हम ये कह सकते हैं कि कॉर्टिसोल इज वन ऑफ द डायबिटोजेनिक हार्मोन? ये डायबिटीज करवाता है, क्या कह सकते हैं कि नहीं? डायबिटीज हम तब कहते हैं जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो। तो भाई ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा नहीं कर रहा, जब सेल में जा ही नहीं रहा, तो डायबिटोजेनिक हार्मोन हुआ ना। तो लिख लें इसके सामने कॉर्टिसोल। अच्छा, इसी की बेस पे हम फिर क्या कहते हैं कि फाइनली कॉर्टिसोल आपके पास क्या है, इज एन वन ऑफ द हाँ जी डायबिटोजेनिक हार्मोन। ये एक डायबिटोजेनिक हार्मोन है। ठीक हो गया, तो ये भी पॉइंट आपको याद होना चाहिए। ओके, हाँ जी। फिर ये तो एक फंक्शन लिखा है ना अभी तक इसका, कार्ब्स के हिसाब से कितने फंक्शन लिखे भाई? एक ही, ओवरऑल तो एक ही फंक्शन है ना, ओवरऑल एक ही फंक्शन है। बाकी एक के अंदर आपने 4 चीजें लिखी हैं, किसी भी में, ये किसमें लिखे? नंबर 2 इसका फंक्शन, कार्ब्स के हिसाब से नंबर 2 फंक्शन। तो लिखे कॉर्टिसोल इंक्रीज। भाई मुझे एक बात बताएं, एक बंदा है वो कॉर्टिसोल, उसको कार्ब्स की जरूरत है एनर्जी के लिए, तकरीबन सपोज कर लें ½ kg, मतलब सारा दिन का बंदा भूखा है तो ½ kg कार्ब्स की जरूरत है जी। ठीक है, अब वो बंदा ले लेता है वहां पे 3 kg, तो ग्लूकोज तो एक्स्ट्रा होगा ना। तो ग्लूकोज स्टोरेज फॉर्म उसकी क्या है? हाँ जी, स्टोरेज फॉर्म ग्लाइकोजन है ना। तो अब कॉर्टिसोल क्या करता है जी, ये इसकी बात कर ले। कॉर्टिसोल इंक्रीज हेपेटिक, हाँ जी, ग्लूकोनियोजेनेसिस, इंक्रीज हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस,
मतलब ने ग्लूकोज को वहां पे क्या करेगा वो, मतलब कार्टिसोल इंक्रीज हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब कार्ब से क्या करेगा ग्लूकोज को बनाएगा और वो ग्लूकोज आपके पास स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड ग्लूकोज स्टोर इन फॉर्म ऑफ, और एक आपने पीछे फंक्शन लिखा वो उसको लिखना कि ये आपके पास ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी एक तरह से करवाता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी करवाता है, जरूरत पड़ने पे ये ग्लूकोज को ब्रेक भी करता है, ग्लाइकोजन को ब्रेक भी करता है। हमने उधर भी ग्लाइकोनियोजेनेसिस लिखा था, उधर साथ में लिख लीजिए ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी ये करवाता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी ये करवाता है कि भाई जरूरत पड़ने पे ये ग्लूकोज देता भी है ब्रेन को, ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी लिखना है। अगेन वन टाइम मोर, ग्लाइकोजिनोलाइसिस पीछे जहां पे लिखा था ना हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी। अच्छा ये ग्लूकोज बनाता भी है, लीवर का काम ग्लूकोज को बनाना भी है, ग्लूकोज की फिर आगे ब्रेकडाउन भी है, ठीक है, जरूरत पड़ने पे इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लूकागोन, ग्लाइकोजन, सॉरी ग्लाइकोजन ना, ग्लाइकोजन इज अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ, और ग्लूकागोन इज वन ऑफ द हार्मोन, वो इज अ स्टोरेज फॉर्म, हाँ जी बिल्कुल ऐसे है। जो आपने कहा था पीछे जहाँ लिखा सेंटेंस मैंने क्या लिखा था बोलो, मैंने क्या लिखा था सेंटेंस वो, ये जो आपने लिखा था ना कि एज फैक्टर हाँ जी हेपेटिक में हो जाते आगे वो ड्यूरिंग स्ट्रेस में सारे दिन अभी हाँ, आपने जो बताया कि एक लाइक को अच्छा प्रोवाइड करता है ब्रेन देखें देखें नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा कि अगर हाफ के जी जरूरत है ना कार्ब्स की तो बंदा लेता है 3 kg, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज उसको स्टोर करना है ना, तो स्टोर करने का काम किसका है, लीवर का, करवा कौन रहा है यहाँ पे, कार्टिसोल भी हेल्प करता है उसमें। नहीं समझे बात, समझ आई ना हसन ये वाली, तो ये भी आपको पॉइंट पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अच्छा ये एक परमिसिव इफेक्ट हो गया इसका, ये एक परमिसिव इफेक्ट है ना, लीवर के अंदर इसकी एक तैयारी करवाता है और वहां पे नए ग्लूकोज बना के तो इसको स्टोर करवा लेते हैं, ठीक है। अच्छा लिखें, ये तो बात की आपने नॉर्मली, अब लिखें इफ एक्सेस ऑफ द कार्टिसोल, लिखें इफ एक्सेस, ये तो नॉर्मल फंक्शंस है ना इसके। अब लगे अगर आपके पास एक्सेस हो जाती है तो फिर क्या होगा, लिखे नोट नीचे, इसके नोट लिखने हैं, इफ एक्सेस, ये तो पढ़ेंगे कुशिंग में, इफ एक्सेस ऑफ कार्टिसोल, इफ एक्सेस ऑफ कार्टिसोल एज इन कुशिंग सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम, तो भाई उसमें आपके पास क्या होगा, आपके पास हाँ जी मुझे एक बात बताएं, मुझे आप बात बताएं कि भाई ये तो ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस में भी रोल प्ले करता है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो ये डायबिटीज मेलाइटस करवाएगा कि नहीं करवाएगा, क्योंकि कार्टिसोल पेरिफेरल में एक तो उसके रिसेप्टर को वो कर रहा है, अगर इन केस लीवर कितनी भी स्टोरेज कर सकता है, अगर तो ये बहुत ज्यादा कार्टिसोल है तो फिर आपके पास क्या होगी, डायबिटीज मेलाइटस, फिर कौन सी होगी, टाइप 2, टाइप 2 ना। अच्छा फिर आपके पास इंपेयर्ड ग्लूकोज इंटॉलरेंस, भाई पेशेंट ये ग्लूकोज इंटॉलरेंट कर सकेगा बंदा, टॉलरेट कर सकता है, नहीं ना कर सकता, इंपेयर्ड, इंपेयर्ड ये लिखेंगे इसमें, इंपेयर्ड ग्लूकोज, ग्लूकोज इंटॉलरेंस, बंदा बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा इतनी शुगर लेवल को, ठीक है, और उसकी वजह से साइन एंड सिम्टम्स आपको मिलेंगे पेशेंट के अंदर, ठीक है, तो ये आपने पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट लिखें जी आगे, ये तो एक नंबर 1 था, किसके हिसाब से हमने पढ़ा है, कार्ब्स के हिसाब के, नंबर 2 हेडिंग दे दें लिपिड्स के हिसाब से, कि कार्टिसोल हैज मेटाबॉलिक इफेक्ट, हाँ जी किसके साथ, लिपिड्स के साथ। चीजें कोई मिक्स तो नहीं ना हुई आपकी, अगर मिक्स हुई है किसी जगह पे तो बता दें, ठीक है। कार्टिसोल हैज इफेक्ट ऑन इंपेयर्ड ग्लूकोज इंटॉलरेंस, मतलब ग्लूकोज बंदा कहां तक टॉलरेट कर सकता है, 200 तक मैक्सिमम, मतलब कि 110 होती है, आप लोगों को पता है, खाने के बाद चलें जी 150 तक चली गई है, ठीक है, बंदे को समझ आती है। अब ये 250, 300, 400, 500, 600
1000 इवन ग्लूकोज चली जाए लेवल, तो ये तो बर्दाश्त नहीं होती, तो बंदा तो गिर जाता है, पता है। आंखों में सर में चक्कर, आंखों की विजन प्रॉब्लम, गुर्दे की बीमारियां, दिल की बीमारियां, बंदा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, स्किन इन्फेक्शन, बातें यार बाद में करेंगे, आउट ऑफ डोमेन जाने लगे। cortisol has effect on lipid, effect on लिपिड्स। भाई लिपिड्स को फैट भी तो कहते ही है ना, तो फैट अब देख लेते हैं, मतलब कि इस बंदे ने क्या बात की है इसके अंदर। इन्होंने ये कहा है कि कार्टिसोल जो है ना इंक्रीज करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस को, लिपोलाइसिस को, प्रोटियोलाइसिस को। इसने 3 चीजें बस बताई, डिक्रीज ग्लूकोज यूटिलाइजेशन। अच्छा, हमने इसकी लिपोलाइसिस करवानी है, ठीक है। तो लिखें नंबर वन फंक्शन क्या है कि कार्टिसोल विल इंक्रीज, ये इंक्रीज करता है किसको, लिपोलाइसिस। अभी तो मैंने बुक से भी पढ़ा है ना, लिपोलाइसिस। वाई, अब बुक ने ये नहीं लिखा कि कैसे, वाई स्टिमुलेटिंग the hormone sensitivity जनाब अली, हार्मोन सेंसिटिविटी लाइपेज जो एंजाइम है, हार्मोन सेंसिटिविटी फॉर लाइपेज इन, कहाँ पे, इन एडिपोसाइट्स, कहाँ पे, एडिपोसाइट्स में। और एडिपोसाइट्स आर फैट स्टोरिंग सेल, नहीं समझे, फैट स्टोरिंग जनाबेली आपके पास क्या है जी, ये सेल, इनको कहते हैं एडिपोसाइट। होता बला क्या है, ये जो कार्टिसोल है ना, कार्टिसोल जो पेरिफेरली है ना, एक्सट्रीमिटीज, अपर लिम्स हैं, लोअर लिम्स हैं, इन एरियाज पे ना लाइपेज एंजाइम को स्टिमुलेट करता है एडिपोसाइट्स में। और यहाँ पे जो फैट है ना उसकी क्या होती है, ब्रेकडाउन, समझ रहे हैं ना। वहां से ब्रेकडाउन होके इसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ये डिपॉजिट करवाता है। कहाँ पे डिपॉजिट करवाता है इसकी बात करते हैं। तो लिखें नंबर, ये तो नॉर्मल इसका फंक्शन है। क्लिनिकली यार, वैसे हमें साथ साथ क्लिनिकली ये बात करनी चाहिए, लिखनी चाहिए थी, क्लिनिकली जहां पे भी हमने एक्सेस कार्टिसोल लिखा है वो क्लिनिकली है, नहीं समझे, वो क्लिनिकली है हमारा पॉइंट। तो क्लिनिकली आपके पास क्या है जी, इन केस ऑफ, क्योंकि आपको बड़ा अच्छा लगना था ये, इन केस ऑफ कुशिंग सिंड्रोम, आपका जब कुशिंग सिंड्रोम होगा वहां पे कार्टिसोल का लेवल क्या होता है जी, ज्यादा। अब तो मेरे ख्याल में ये नहीं बोलने लगा आपको, जितनी दफा हमने बोल लिया। इन केस ऑफ कुशिंग सिंड्रोम इंक्रीज लेवल ऑफ कार्टिसोल और कैन काज जनाबेली आपके पास जो वो क्या करता है, कैन काज रीडिस्ट्रीब्यूशन, लिखें रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट फ्रॉम जनाबेली पेरिफेरी टू सेंटर, मतलब कि सेंटर में लेके आता है, ठीक। वो कहता है जी इन केस ऑफ कुशिंग सिंड्रोम इंक्रीज लेवल ऑफ कार्टिसोल कैन काज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट फ्रॉम पेरिफेरी टू सेंटर से मुराद क्या है। अब इसका लिखें आउटकम, मतलब इसमें पेशेंट आपके पास कैसे लिखें आउटकम। या वैसे तो ये कुशिंग सिंड्रोम में इंशाल्लाह डिटेल में बात करनी थी, बहरहाल आउटकम मुझे ये बताएं, उसकी जो अपर लिम्स हैं, जो लोअर लिम्स हैं, वो थिन होंगी कि थिक, थिन होंगी ना। तो लिखें थिनिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज, क्या ख्याल है, एक्सट्रीमिटीज कहते हैं अपर लिम्ब लोअर लिम्ब को। फिर मून फेस होगा, चांद जैसा चेहरा, ठीक है जी, तो मून फेस। फिर जनाबे अली आपके पास बफलो हम्प होगी। पता है बफलो हम्प किसको कहते हैं, बफलो हम्प किसको कहते हैं, हो ना,
अक्सर गर्दन पे देखा होगा आपका, वो मांस सा बना होता है यार, आप लोगों ने देखा, हाँ, झुका हुआ तो पीछे मांस, बफलो हम उसे कहते हैं, ठीक है। और यार वो नहीं होंगे ओ भाई, वो धगे जेरे ने, धगिया दे, हाँ, वो ऊपर होता है ना, वो लाइक वही है, ठीक है। तो ट्रंकल ओबेसिटी, ट्रंकल ओबेसिटी, भाई ये सारे फीचर आप किस में भी पुट करेंगे, ये सारे फीचर कहाँ पे पुट करेंगे, कुशिंग सिंड्रोम में ना, तो सीधी सी बात है भाई। अच्छा, तो ये आपको पता होना चाहिए। जब बात आ जाए, सुन लें, थिनिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज, ट्रंकल ओबेसिटी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे एक आपको अपीयरेंस मिलती है, लीड टू अपीयरेंस नॉन एज, उस अपीयरेंस का नाम क्या है, स्टिक अपीयरेंस। क्या, स्टिक अपीयरेंस। ये इंशाल्लाह आप लोग, अच्छा इसको वैसे भी आप लोगों ने फोटो इसकी देख लीजिएगा। स्टिक अपीयरेंस आपके पास क्या है, पैथोमा ने दी हुई है कुशिंग सिंड्रोम के अंदर, तो उसकी तो कुशिंग सिंड्रोम में बात करेंगे, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कार्टिसोल इफेक्ट ऑन प्रोटीन्स। तो ये लिपिड्स वाली समझ आई कि नहीं? ओके, करना इसको हसन जी। तो कार्टिसोल हैज इफेक्ट ऑन प्रोटीन, हैज इफेक्ट ऑन जनाब अली प्रोटीन। अगर हम इसकी बात करते हैं ना, तो आपके पास क्या होता है कि नंबर 1, कार्टिसोल इंक्रीज प्रोटियोलाइसिस। हाँ जी, ये क्या करवाता है, प्रोटियोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, लिपोलाइसिस और प्रोटियोलाइसिस, फंक्शन ऑफ कार्टिसोल, ये हमने बात कर ली है। अच्छा, अब रिकॉल करें, ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। रिकॉल का मतलब होता है कि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। रिकॉल, प्रोटीन आपके पास प्रेजेंट है इन, हाँ जी, स्किन और मसल और बोन्स, ऐसे ही है ना, बोन्स। इन एरियाज में क्या होगी, हाँ जी, प्रोटियोलाइसिस होगी ना। तो जब प्रोटियोलाइसिस इन एरियाज में होगी, तो थिनिंग ऑफ द स्किन, मसल्स कम होंगे, बोन्स आपके पास ऑस्टियोपोरोसिस होगी। तो इनके जो आपके पास आउटपुट है ना, आउटकम लिखें, आउटकम विल डिस्कस इन कुशिंग सिंड्रोम। कहां पे, इन कुशिंग सिंड्रोम, क्योंकि इसके आउटकम बहुत ज्यादा हैं। हमने इसको भी टच करना है, उधर हमने इसको भी करना है, इसको भी करना है, जिसके अपने अपने साइन एंड सिम्टम्स हैं। तो बात आपकी फाइनली ये है कि भाई आपके पास फाइनली बात ये है कि हमने पढ़ा, एक नमोनिक याद रखें, अ बिग फिब। मैंने आई थिंक सो पहले भी लिखवाया था, अ बिग फिब लिखवाया था ना। तो बिग फिब में आप लोगों ने बहुत सारे फंक्शंस की बात की थी। आपने इंक्रीज एपेटाइट की बात की, इंक्रीज ब्लड प्रेशर की बात की है, इंक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात की है, इंक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस, लिपोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस की आप लोगों ने बात कर ली है। उसके बाद जनाब अली फाइब्रोब्लास्ट एक्टिविटी की बात की। अच्छा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई फाइब्रोब्लास्ट एक्टिविटी आपके पास क्या हो जाती है जी, कम मतलब क्या होती है इसमें, ये भी मैंने लिखवाया कहीं पर कि नहीं। फाइब्रोब्लास्ट एक्टिविटी लिखे नंबर 10, एक साइड पे इस तरह कर लें, फाइब्रो कार्टिसोल इंक्रीज फाइब्रोब्लास्ट एक्टिविटी। भाई जब फाइब्रोब्लास्ट की एक्टिविटी, आपको पता है फाइब्रोब्लास्ट प्ले रोल इन हीलिंग ऑफ द वॉन्ड्स। जब वॉन्ड होता है ना, जख्म होता है, तो उसमें फाइब्रोब्लास्ट का रोल होता है, उसमें कोलेजन का रोल होता है। तो कोलेजन कम हो जाता है, फाइब्रोब्लास्ट की एक्टिविटी कम हो जाती है, तो वॉन्ड हीलिंग एक्टिविटी क्या होगी आपके पास, हाँ जी बताएं ना प्लीज। वॉन्ड हीलिंग एक्टिविटी आपके पास कम हो गई है, पुअर वॉन्ड हीलिंग,
पुअर बाउंड हीलिंग लिखें, इसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट कार्टिसोल इंक्रीज, सॉरी डिक्रीज है ना, हाँ जी, कार्टिसोल डिक्रीज फाइब्रोब्लास्ट एक्टिविटी, तो रिजल्ट इसका क्या है, रिजल्ट पुअर पुअर बाउंड हीलिंग, पुअर बाउंड हीलिंग, और कार्टिसोल डिक्रीज फाइब्रोब्लास्ट एक्टिविटी एंड डिक्रीज कोलेजन को भी ये क्या करता है, कम करता है। तो ये आप लोगों ने पॉइंट इसके याद रखने हैं, कोलेजन को भी ये कम करता है, पुअर बाउंड हीलिंग। फिर उसके बाद आपके पास जनाब अली कार्टिसोल डिक्रीज इन्फ्लेमेटरी एंड इम्यून रिस्पांस, ये आपने बात कर लिया है। और कार्टिसोल लास्ट बट नॉट द लीस्ट डिक्रीज बोन फॉर्मेशन, ये आपके पास बोन फॉर्मेशन को क्या करता है, इसके रेफरेंस से इंशाल्लाह बात करेंगे कि भाई कार्टिसोल डिक्रीज बोन फॉर्मेशन को ये क्या करता है, डिक्रीज करता है। मतलब क्या कि ये ऑस्टियोपोरोसिस करवाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट कार्टिसोल एंड कार्टिसोल फंक्शन फ्रॉम द फिजियोलॉजी। इंशाल्लाह इसी की बेस पे आप लोगों ने फ्रॉम इंटरनल मेडिसिन आप लोगों ने कुशिंग सिंड्रोम, एडिसन डिजीज, इन डिजीज की बात करनी है, और आप लोगों के जो फंक्शंस होंगे वो हम क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे। So thanks for your attention, concentration, lecture dismissed till tomorrow.